हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो गाइज हम यहाँ पर CSIR नेट दिसंबर 2024 जो हमारी एग्जाम है 1 मार्च को, उसके लिए क्या है, हम कुछ PYQ सॉल्व कर रहे हैं जो है हमारी यूनिट 11 इवोल्यूशन टॉपिक से। ठीक है, इवोल्यूशन यूनिट से। तो हम यहाँ पर जो लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। आज से पहले हमारा एक लेक्चर आ चुका है और ये है इसका पार्ट सेकेंड। तो इससे पहले का एक पार्ट आ चुका है, आप उसे देखिए, अच्छे से समझिए एंड उसके बाद आप सेकंड पार्ट को स्टार्ट कीजिए। तो आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द बॉडी वेट ऑफ एडल्ट फीमेल ऑफ ए स्ट्रेन ऑफ ड्रोसोफिला इज 1.8 टू 0.45 mg। ठीक है, अब यहाँ इसका मतलब दे रखा है, ये प्लस और ये माइनस चिन्ह, इसका मीन्स है स्टैंडर्ड डेविएशंस। ठीक है, इन ए लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ईच ऑफ द 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स दिए गए हैं यहाँ पर हमारे A, B एंड C। ठीक है, ऑफ दिस स्ट्रेन वाज सब्जेक्टेड टू ए डिफरेंट टाइप of selection pressure having influence on the female body weight। ठीक है, फिर है आफ्टर मैनी जनरेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल सिलेक्शन प्रेशर द बॉडी वेट चेंज्ड एज फॉलो। ठीक है, तो यहाँ देखो, एक हमने यहाँ एक ना वो बोलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू जिसको बोलते हैं, वो कितनी है ड्रोसोफिला की। क्वेश्चन को लिखते चलती हूँ, ड्रोसोफिला। तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है हमारी, क्या है, 0.45। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किया गया, 3 ग्रुप्स लिए गए, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, ग्रुप बी लिख देती हूँ, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, 3 ग्रुप लिए गए हैं। उसके बाद हमें यहाँ कुछ डिफरेंट टाइप के सिलेक्शन प्रेशर्स हैं। ठीक है, हैविंग इन्फ्लुएंस ऑन द फीमेल बॉडी वेट। ठीक है, उसके बाद अब हमें यहाँ जो ग्रुप 3 लिए गए हैं उनमें बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है अलग अलग टाइप का। तो जो ग्रुप ए है उसमें जो बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिया हुआ है हमारे नॉर्मल। ठीक है, एंड वैल्यू भी दी हुई है 1.8 0.08 mg। ठीक है, अब सेकंड का बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी बाई मॉडल, एंड ये दिया हुआ है 1.4 एंड ये दिया हुआ है 2.2 mg। एंड थर्ड हमारे दिया हुआ है नॉर्मल 2.2 प्लस माइनस 0.08 mg, और ये भी है नॉर्मल। बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ आप बाई नॉर्मल में एंड भी लगा सकते हैं। ये सब चीजें हमारे क्या है, क्वेश्चन में वैल्यूज क्या है हमें बताई गई है। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट का बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 1.8 से 0.08 mg। ठीक है, सेकेंड ग्रुप जो है हमारा ग्रुप बी, उसमें बाई नॉर्मल आएगा हमारा ग्राफ, बाई नॉर्मल इस टाइप का कुछ होता है, इस टाइप का। ठीक है, एंड थर्ड जो है वो भी नॉर्मल है और उसकी वैल्यूज ये सब दी हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, which of the following correctly giving the type of selection that have occurred in the 3 groups। यहाँ हमें दिया हुआ है सिलेक्शंस है कुछ, तो उन सिलेक्शन में कौन सा जो हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है वो कौन से ग्रुप के लिए सही है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले मैं इसको समझाती हूँ। देखो, हमारे क्या है, 3 टाइप के सिलेक्शन होते हैं, एक होता है डायरेक्शनल, एक होता है स्टेबलाइजिंग, एक होता है हमारे डाइवर्सिफाइंग, या फिर हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है डिसरप्टिव भी इसको बोलते हैं। ठीक है, 2 नाम है इसके। तो अब आपको पता है डायरेक्शनल में क्या होता है, एक ग्राफ से समझाती हूँ। ये एक हाइपोथेटिकल ग्राफ है, मतलब कि एक एज्यूम किया गया है ग्राफ। ये हमारे सबसे पहले स्टार्टिंग पॉपुलेशन है ये। ठीक है, ये वाला ग्राफ। ठीक है, ये नॉर्मल है, यहाँ पर ये देखो बिल्कुल व्हाइट कलर के भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, थोड़े
ग्रे कलर के भी एंड डार्क ब्राउन कलर भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तीनों पॉपुलेशन हमारे स्टार्टिंग में एग्जिस्ट कर रही है। बट अगर हम देखते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है, कुछ इस टाइप का ग्राफ हमें मिलता है। पहले हमारा ग्राफ ये होता है एंड बाद में जो पॉपुलेशन रहती है वो इस तरह से होती है। ये है हमारा डायरेक्शनल ग्राफ। तो यहाँ क्या है, इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे डायरेक्शनल सिलेक्शन में ऐसी पॉपुलेशन को सिलेक्ट किया जा रहा है नेचर के थ्रू, जो कि उस टाइम वहां पर एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कि आपको मैंने कल वाले पार्ट में क्वेश्चन करवाया था, वो पेपर्ड मॉथ वाला, जिसके अंदर क्या है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन था, तब वहां क्या था, जो प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट जो मोथ थी वो थी हमारे व्हाइट कलर। ठीक है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ हमारे, वैसे ही क्या है, हमारे जो ब्लैक कलर की पेपर्ड मॉथ थी वो क्या है, हमारे एग्जिस्ट हो गई और डोमिनेंटली वहां ग्रो करने लग गई। क्यों? क्योंकि वहां नेचर ने उसको सिलेक्ट किया है, इस वजह से। तो यहाँ हम उसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से है। यहाँ पहले क्या है, हमारी लाइट कलर की मॉथ एग्जिस्ट कर रही थी एंड उसके बाद क्या है, हमारे डार्क कलर की मॉथ क्या है, एग्जिस्ट कर रही थी। क्यों? क्योंकि नेचर ने उसको सिलेक्ट किया था। तो इसलिए क्या है, इसको डायरेक्शनल सिलेक्शन बोला गया है। अब है डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन में क्या होता है, कोई जैसे कि कोई ऐसा एरिया है, वहां पर क्या है, हमारे जैसे कि नॉर्मल लाइट ब्राउन कलर की एंड बहुत ज्यादा डार्क कलर की, जो यहाँ इनको हम रेड बोल सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल समझा रही हूँ। तो वो रेड तो क्या है, वहां पर सरवाइव कर पा रहे हैं, लेकिन जस्ट बिल्कुल व्हाइट कलर की अगर रेड है वो वहां सरवाइव नहीं कर रही, क्योंकि नेचर उनको सिलेक्ट ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। तो इनका जो ग्राफ आता है कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, इस टाइप का। फिर है हमारा एक स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या होता है, जस्ट सपोज जैसे कि एक बेबी जो होता है, उसका वेट अगर आप लोगों ने देखा हो तो ये हमारा ग्राफ है। उसका जैसे कि 3 kg से कम हो तो भी बेबी हमारा सरवाइव नहीं करेगा, और समथिंग 6 kg से ज्यादा का होगा तो भी वो सरवाइव नहीं करेगा। लेकिन जो एक ऑप्टिमम वैल्यू होती है इतनी, अगर इतने पर होता है बेबी का वेट, जैसे 4.5 kg का अगर होता है, तो बेबी बहुत अच्छे से, बहुत हेल्दी माना जाता है और बहुत अच्छे से वो ग्रो करता है। तो ये है हमारा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। अब स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जो होता है उसके अंदर क्या है, उसकी जो मीन वैल्यू है, ये मीन वैल्यू है बीच वाली, ये क्या है, अनचेंज्ड रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि इसमें चेंज होती है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या होती है, चेंज। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भी आपको एग्जांपल्स ये देखो समझाना चाहूँ मैं। ये देखो डायरेक्शनल में, ये देखो हमारी पेपर मूथ है। ये देखो जब बैकग्राउंड क्या था हमारा, बिल्कुल लाइट था, लाइट कलर में लिख देती हूँ यहाँ पर, या फिर व्हाइट या लाइट आप मान सकते हैं। तो देखो इस लाइट जो हमारा बैकग्राउंड था उसके अंदर क्या है, हमारी जो डार्क कलर की मूथ है वो बहुत अच्छे से विजिबल है, आप देख सकते हैं। ये देखो कितनी अच्छे से विजिबल है ना डार्क कलर की, तो इसको पिक कर रहा है हमारा। ठीक है, ये देखो इसको पिक किया जा रहा है। एंड जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ हमारी, ये देखो तब ये क्या है, ये तो हमारे बैकग्राउंड में ब्लंट हो गई, कैमोफ्लेज हो गई, लेकिन जो ये व्हाइट कलर की, ये देखो ये देखो, ठीक है, तो ये इन बटरफ्लाईज को क्या है, पिकअप करके खाया जा रहा था। तो ये क्या है, हमारा नेचर ने इसको सिलेक्ट किया है, ये है हमारा डायरेक्शनल सिलेक्शन। अब सेकंड था स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। सेकंड एग्जांपल है हमारे रॉबिन बर्ड। एक ऐसी बर्ड है, ये क्या करती है, 4 ही अपने एग देती है। ठीक है, देखो रॉबिन टेंड टू ले 4 eggs इस सीजन। इस सीजन में क्या है, 4 ही एग ले करती है। व्हेन दे ले मोर एग्स 3 may be too many offspring for the parents to provide food for all of them. When they leave fewer number, they may not be any healthy offspring that hatch. ठीक है, तो ये क्या है, अगर 4 से ज्यादा देती है तो वो जैसे कि पेरेंटल केयर वगैरह हुई, उसको फूड प्रोवाइड वो सब नहीं कर पाती। और अगर इनकी 4 से कम भी हो तो भी यहाँ क्या होता है, वो हेल्दी ऑफस्प्रिंग क्या है, यहाँ पर नहीं बन पाती। कहने का मतलब ये है, अगर 4 से ज्यादा होंगे तो भी इसको अच्छे से ये अपनी चीजें प्रोवाइड नहीं कर पाती, और 4 से कम होते हैं तो भी हेल्दी हमारी जो इसकी, अगर ये बर्ड है तो इसकी जो बर्ड्स, बेबी बर्ड्स जो बनेगी वो अच्छे से नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या है, जो ऑप्टिमम स्टेबलाइजिंग में यहाँ क्या है, 4 ही क्या है, ये देखो 4 eggs है, यही क्या है, ये देती है, जो कि इसके लिए बहुत
अच्छे से ये केयर कर पाती है, बहुत अच्छे से सब कुछ इनका ध्यान रख पाती है। ये है हमारा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। एंड थर्ड है हमारा डाइवर्सिफाइंग या डायरेक्शनली इसको बोलेंगे हमारा डिसरप्टिव सिलेक्शन। इसमें क्या होता है ये देखो, हमारे इन ए हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन ग्रे एंड व्हाइट कलर की रैबिट्स है आर बेटर एबल टू ब्लेंड विथ ए रॉकी एनवायरनमेंट देन व्हाइट रैबिट्स, ठीक है, रिजल्टिंग इन डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन। तो यहाँ देखो इस कलर की जो रैबिट है हमारी वो भी यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये वाली भी कर रहे हैं, लेकिन व्हाइट कलर के क्या है वो अपने बैकग्राउंड में क्या है ब्लंट नहीं हो पाते, इसलिए क्या है वहां से एलिमिनेट हो जाते हैं। ये आपको मैंने हाइपोथेटिकल एग्जाम के थ्रू भी समझाया है। एंड लास्ट एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ आपको। ये देख सकते हो आप डायरेक्शनल में क्या हुआ है, ये देखो ये वाला इस टाइप का आपको ग्राफ दिखेगा। एंड डिस्ट्रप्टिव में क्या होगा, आपकी जो ये वाला वैल्यू है वो तो बिल्कुल डाउन, और ये वाली जो वैल्यूज है इनको लिया जाएगा, और इसके अंदर क्या है मिड वाली वैल्यू को आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। ये था क्वेश्चन ग्राफ फॉर्म में, ठीक है। ये देखो नॉर्मल ग्राफ हो गया, बाई मॉडल ग्राफ हो गया है नॉर्मल। अब आपको पता है बाई मॉडल ग्राफ हमारा किसका आया था, डिस्ट्रप्टिव का आया, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन का, ठीक है। अब दोनों नॉर्मल है। अब आपको पता है स्टैंडर्ड वैल्यू आपको ये दी हुई है ड्रोसोफिला की 1.8 से 0.45, ठीक है। अगर मैं देखूं आपकी तो ये वैल्यू हमारी क्या है 1.8। तो आपको पता है मीन वैल्यू किसकी चेंज नहीं होती है। अगर जस्ट सपोज ही 1.8 से स्टार्ट है, अगर इसको मैं ऐसे लूं, ठीक है, तो ये देखो 1.8 से ही स्टार्ट है मेरी, ठीक है। एंड उसके बाद में क्या है थोड़ा सा इसको हम कम मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे किसका, ये हो जाएगा स्टेबलाइजिंग। एंड इसका हम ये देखो यहाँ ये आ रहा है, जैसे कि जस्ट सपोज सॉरी इसको मैं यहाँ से ऐसे बना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये है हमारा 2.2 से, मतलब कि हमारा 8 पॉइंट जो 1.8 है, इससे वैल्यू देखो कितना ज्यादा आगे शिफ्ट हो गई है, ठीक है। तो आपको इसको जैसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है इतना ज्यादा आपको, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजों को अपन ज्यादा फंसते जाते हैं उतने ही ज्यादा डीप में जाते हैं, तो थोड़ा फंसते जाते हैं। नॉर्मली आपको क्या करना है, ये वैल्यू देखनी है फर्स्ट वाली वैल्यू। अगर ये फर्स्ट वाली वैल्यू देखो सेम की सेम है, इसके मतलब आपके स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ बाई नॉर्मल आपको पता ही लग गया बाई मॉडल में, तो यहाँ क्या है दोनों चीजें देखो। अगर जस्ट सपोज 1.8 हमारा कहीं यहाँ पर है, तो ये आ रहा है 1.4 एंड 2.2, तो ये इन वाली वैल्यूज को क्या है सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया। यहाँ पर ये देखो 1.8 था हमारा, उससे कहीं गुना ज्यादा ये आगे जा रहा है। इसका मतलब हमारा अगर पहले वाला ग्राफ कुछ ऐसा था तो ये यहाँ जा रहा होगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ देखा 1.8 यहाँ है और यहाँ भी हमारा 1.8 है, तो ये हो जाएगा हमारे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक है। और सेकंड अगर हम देखें तो ये इसमें बाई मॉडल का तो आपको पता ही है डिस्ट्रप्टिव होता है। एंड थर्ड है ये देखो 1.8 से वैल्यू हमारी कहाँ शिफ्ट हो रही है 2.2 के ऊपर, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आपको इनका ध्यान रखना है। तो ए हो जाएगा स्टेबलाइजिंग, ए स्टेबलाइजिंग हमारा एक में ही दिया हुआ है, एंड बी है हमारा ग्रुप डिसरप्टिव, सी है हमारा डायरेक्शनल, ठीक है। तो ये देखो मैंने इस क्वेश्चन को आपको अगर समझाया तो बहुत डीप में समझाया, पूरे एग्जांपल्स के साथ समझाया। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आप उनको समझ के, क्योंकि आपको पता है कि ये जो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होता है इसमें जो इसकी मेन वैल्यू है, ये जो बीच वाली वैल्यू ये चेंज नहीं होती। अगर ये आपकी वैल्यू दी हुई स्टैंडर्ड वैल्यू आपको ये दी हुई, जस्ट सपोज ये सेम ही आ रही, इसका मतलब ये स्टेबलाइजिंग होगा। और ये बहुत ज्यादा आगे की ओर शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी हमारी डायरेक्शनल हो जाएगी। और बाई मॉडल तो आप निकाल ही सकते हैं, ठीक है, आपको पता लग जाएगी वैल्यूज, क्योंकि बहुत ज्यादा आगे आ रहा है 1.8 से ये आगे आ रहा है, इसका मतलब ये वाली कुछ वैल्यू हमारी सिलेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, इसलिए मैंने डीप में समझाया। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, टू काइंड्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ए एंड बी acting on a trait are shown in the figure below, ठीक है। In each the top graph shows the trait frequency before and bottom graph जो है वो शो कर रहे हैं एक्शन आफ्टर का, ठीक है।
एक्शन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और ये है बिफोर। अब है द काइंड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन ए एंड बी आर। तो आपको अगर पता होगा, जस्ट आप अगर हम यहाँ ग्राफ देखें, ये देखो इसकी मीन वैल्यू है, यहाँ भी सेम इसकी यही मीन वैल्यू है। इसका मतलब ये क्या होगा, आपको अभी समझाया था, अगर मीन वैल्यू चेंज नहीं होती तो वो क्या होता है, हमारा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होता है। ठीक है, अब है हमारा सेकंड ग्राफ को अगर आपको देख के पता लग रहा है, तो ये वाली वैल्यू देखो कुछ ऐसी थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, इन दोनों वैल्यूज को क्या है, लिया जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा डिसरप्टिव सिलेक्शन। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ को देख के पता लग रहा है। ये आपके देखो ग्राफ प्लस वैल्यूज दोनों चीजों को लेके आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ ओनली ग्राफ को लेकर के क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा, ए का हो जाएगा हमारा स्टेबलाइजिंग, बी का हो जाएगा डिसरप्टिव। तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जस्ट सपोज अगर आपको यहाँ डायरेक्शनल आता तो पहले वाला ग्राफ कुछ ऐसे आता, ठीक है, एंड उसके बाद वाला जो ग्राफ है आपका कुछ ऐसे आता है, ऐसे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये है डायरेक्शनल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन, इसका म्यू बोल रखा है उसको, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये है ऑफ बॉडी साइज इन ए ड्रोसोफिला पॉपुलेशन आर 8.5 एंड 2.2 mm respectively. ठीक है, अंडर नेचुरल सिलेक्शन over many generation the mu and sigma of body weight change to, कितना चेंज हो रहा है, 8.5 एंड 0.8 mm। ये लो, अब आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सा सिलेक्शन। दिस टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इज कॉल्ड। ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने जस्ट आपको समझाया है। ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो आपको बिल्कुल सेम है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, ये एक तरह से इसका जो हमारी आपको मैंने बताया था, मीन वैल्यू बिल्कुल भी यहाँ चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब इस टाइप का जो सिलेक्शन होता है वो किसका होता है, ये है हमारा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। आपको बहुत अच्छे से करना ही क्वेश्चन, देखो बहुत इजी वे में पूछे गए ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे डी। ठीक है, और बाकी के ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाए। अगर ये वैल्यू ये ना दे करके हमारी, अगर ये ऐसे दे देते हैं 7.5, तो आप किसको मानते, ये इस तरफ आगे की ओर शिफ्ट हो रहा है। कहने का मतलब ने पहले से जो क्वेश्चन किया था, हाँ ये देखो इसमें देखो आगे की ओर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, 1.8 से 1.4 की ओर, और जस्ट ये देखो अगर ये वैल्यू हमारे 9.5 की ओर शिफ्ट होती तो ये आ जाता हमारे डायरेक्शनल सिलेक्शन। ठीक है, को ध्यान रखते हुए काम करना है। इसका करेक्ट आंसर हमारे है डी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन। ठीक है, तो अब आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए, यहाँ 3 स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, एक स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है। क्या है, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन। और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन है वो आपको आना चाहिए। उसमें क्या होता है, जो जीनोटाइप होता है फिटनेस का वो इंक्रीज होता है, एंड वो क्या होता है हमारा कॉमन भी होता है। क्योंकि अगर कोई चीज कॉमन होगी तभी तो वो आगे से आगे हमारी जाती है। कोई चीज बहुत ज्यादा रेयर है तो आगे से आगे जनरेशन में जाने में उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी से वो क्या है अलग जनरेशन में नहीं जाएगी और मोर कॉमन भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, फिटनेस ऑफ जीनोटाइप इंक्रीज होगा। ठीक है, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव में क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, एंड इट बिकम कॉमन, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉमन होता है, एंड जो फिटनेस होती है जीनोटाइप की वो क्या है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस हमारे क्या है, एलिमिनेट हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये देखो किस टाइप का ग्राफ दिया हुआ है, इस टाइप का कुछ ग्राफ दिया हुआ है। अब इस ग्राफ को आपको पढ़ना आना चाहिए, और ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका वेब। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द अबव ग्राफ रिगार्डिंग लेंथ ऑफ बोर्ड्स बिल। ठीक है, तो यहाँ देखो हम अगर ग्राफ को रीड करें
तो हमारे यहाँ ये इतनी वैल्यू, यहाँ ये, और जैसे यहाँ कॉर्नर में जा रहे हैं तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा हमारी क्या है, डिक्रीज हो रही है इस टाइप से। जैसे सपोज पहले हमारी कुछ ऐसी होगी, है ना ग्राफ, फिर हमारा कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है। ठीक है, ये चीज हमने कहाँ से पता की, हमारे ग्राफ में दिया हुआ है। ग्राफ इतना शॉर्ट में दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस ग्राफ से कुछ पता नहीं कर रहे। ये देखो पहले कुछ वैल्यू हमारी इतनी थी, लेकिन धीरे धीरे वैल्यू इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई है, तो ये चीज आपको ग्राफ में दी हुई है। ठीक है, तो ये इस टाइप का जो सिलेक्शन है वो क्या है, हमारा डायरेक्शनल सिलेक्शन होता है। ठीक है, और यही हमसे पूछा गया है। डायरेक्शनल सिलेक्शन में आपको पता है पहले पॉपुलेशन कुछ ऐसी होती है एंड बाद में जो हमारी पॉपुलेशन है वो कुछ इस टाइप से चलती है। ठीक है, ये देखो ये है न्यू पॉपुलेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए लॉन्ग feather tail of a peacock is quoted as an example supporting। तो ये किसका एग्जाम्पल है हमारे, ये देखो इसमें क्या होता है हमारे, अगर आपने देखा हो जो ये जो इसकी लॉन्ग बहुत बड़ी जो ये टेल है किस लिए काम आती है, इसके ये आती है हमारे, इसको सेक्सुअली फिटनेस रखने के काम आती है। क्योंकि जिस पिकॉक की जो टेल है बहुत ज्यादा फैदरी होगी, बहुत ज्यादा घनी होगी और दिखने में वो बोलते हैं लुक्स वाइज बहुत सुंदर होगी, तो फीमेल क्या है उसी को ही चूज करेगी अपनी रिप्रोडक्शन के लिए। तो इस वजह से क्या है, नेचर इस चीज को सिलेक्ट किया है नेचर में, क्योंकि फीमेल्स क्या है ऐसे ही मेल्स को क्या है प्रीफर करती है अपने उसके लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए। तो वो क्यों करती है, क्योंकि उसको क्या है इसकी जो जीन्स है अच्छे पिकॉक की, जो इसकी लॉन्ग टेल है ऐसे पिकॉक को वो सिलेक्ट क्यों करती है, क्योंकि उसकी ऑफ स्प्रिंग में इस टाइप की जीन्स चाहिए और वो क्या है नेचर में हमारे बने रहे। ठीक है, तो इसको क्या है हमारे एग्जाम्पल सपोर्टेड किसने किया था, झांवी हैंडीक्राफ्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रैडक्वेन हाइपोथेसिस नहीं, हैमिल्टन रूल कुछ और ही होता है, हार्टमैन रूल भी नहीं होता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअली या सेक्सुअल सिलेक्शन रिजल्ट्स इन वेरिएशन इन ए रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ मेल्स। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया था, ऑफन ड्यू टू फीमेल चूज विथ particular phenotypes, this type of sexual selection occurs because। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या है, सेक्सुअल सिलेक्शन जो होता है रिजल्ट इन वेरिएशन इन द रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ मेल्स। ठीक है, और क्या है हमारी जो फीमेल चूज करती है पर्टिकुलर फिनोटाइप, जिसका फिनोटाइप बहुत अच्छा होगा, जो दिखने में लुक्स वाइज बहुत अच्छा है, इसका मतलब नहीं है कि उसका फिनोटाइप भी उतना ही अच्छा है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन occurs because, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ब्रीडिंग इज हायर फॉर फीमेल्स एज कम्पेयर टू मेल्स। यहाँ क्या है हमारी जो फीमेल होती है वो इतनी चूजी क्यों होती है किसी भी मेल को, मतलब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जब वो करती है तो इतनी चूजी क्यों होती है, वो इसलिए होती है अगर जस्ट सपोज हो किसी भी कोई भी मेल उसके पास आएगा, उसको अपने ऑफ स्प्रिंग के लिए उसको फूड लाना, उसकी पेरेंटल केयर करना, उसके लिए क्या उसको बहुत ज्यादा कॉस्ट देना पड़ता है उस फीमेल को। इसलिए क्या करती है वो ऐसे मेल को क्या करती है चूज करती है जो कि वो आगे के लिए हेल्दी हो और फिनोटिपिकली भी बहुत अच्छा हो, बेस्ट हो। ठीक है, तो यहाँ क्या कॉस्ट ऑफ ब्रीडिंग इज हायर फॉर फीमेल्स एज कम्पेयर टू मेल्स। ठीक है, तो ये हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेल्स कैन नॉट compete with other males, no inappropriate mating result, no ये भी नहीं होगा, और मेल्स आर ए लिमिटिंग सोर्स ऑफ मेल्स। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का मतलब। अब चलते हैं, मतलब वो इसलिए ऐसे मेल को चूज करती है जो कि रिप्रोडक्टिव सक्सेस दिलाए उसको आगे जाके, ना कि कोई डिजीज फुल ऑफ स्प्रिंग आए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पिकॉक्स टेल इज एन एग्जांपल ऑफ। जो पिकॉक की टेल है वो किसका एग्जांपल है, अभी बताया था मैंने आपको, सेक्सुअल सिलेक्शन का है। क्योंकि पिकॉक जो फीमेल पिकॉक होती है वो क्या करती है सेक्सुअल सिलेक्ट करती है हमारे मेल पिकॉक को। ठीक है, तो इसलिए इसको सेक्सुअल सिलेक्शन में लिया गया है। ठीक है, ये उसका एग्जांपल है पिकॉक्स टेल, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उस टेल को देखकर ही क्या है हमारी फीमेल चूज करती है जिसकी टेल बहुत ज्यादा सुंदर हो, लॉन्ग हो, फैदरी हो, उसी को ही क्या है हमारी फीमेल सिलेक्ट करती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेड क्वीन हाइपोथेसिस से, द रेड क्वीन हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड होती है, ये आपको मैंने बताया था, द इवोल्यूशनरी आर्म्स रेस बिटवीन द होस्ट एंड द पैरासाइट। अब इसका नाम जो है रेड क्वीन हाइपोथेसिस क्यों पड़ा, सबसे पहले तो यहाँ क्या है, हमारी क्वीन थी और उसके सामने छोटी सी हमारी राजकुमारी थी, ठीक है। तो जैसे जैसे वो क्वीन अपनी एक चेस का गेम खेल रहे थे वो लोग, जैसे जैसे वो अपनी चाल चल रही थी उसके अकॉर्डिंग ही क्या है, वो जो राजकुमारी थी, ये देखो अगर वो चेस वो इस तरह से खेल रही थी, मैं बनाती हूँ थोड़ा, इसमें ब्लैक और व्हाइट ब्रैकेट्स होते हैं ना ऑलमोस्ट, ठीक है। चेस कुछ इस तरह से हमारे होता है, आपको भी पता है। यहाँ पर क्या है, वो चेस का गेम खेली थी, एक तरफ थी हमारी रानी और एक तरफ थी हमारे राजकुमार। जैसे जैसे रानी अपनी चाल चल रही थी, अपनी गोटी चला रही थी, देखो अगर मैं इसको मानूं तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या है, हमारी जो राजकुमारी है वो चला रही थी, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, जैसे जैसे उसने देखा कि ये यहाँ पर चला रही है तो मैं क्यों ना यहाँ चलाऊं, फिर उसने कुछ और अपनी चाल चलाई तो वो यहाँ आई, फिर उसने कुछ और चाल चलाई तो वो यहाँ आई, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, जैसे जैसे वो क्वीन चला रही थी अपनी चाल, वैसे वैसे ही क्या राजकुमारी उसको फॉलो कर रही थी, इसलिए इसको बोला गया है रेड क्वीन हाइपोथेसिस। इसके अंदर क्या होता है, इवोल्यूशनरी आर्म रेस होती है, देखो रेस हुई ना, जैसे जैसे क्वीन अपनी चाल चल रही थी वैसे वैसे ही हमारी राजकुमारी चल रही थी, ये एक तरह से रेस हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, होस्ट बिटवीन द होस्ट एंड पैरासाइट, कैसे, जैसे कि एक होस्ट है हमारे, मैं लेती हूँ किसको, इंसेक्ट। अब जो है इंसेक्ट अगर यहाँ पर हमारे एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या है, वो अपना अपना बचाव कर रहा है, तभी तो वो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। जस्ट जैसे ही इसके किसी में आया है इसका, उसने क्या है, इसको क्या कर लिया, ईट कर लिया, ठीक है। बट कुछ पॉपुलेशन बच गई, उन पॉपुलेशंस को पता है कि ये हमारा एनिमी है, ये हमें खा रहा है, तो इन्होंने क्या किया, अपने अंदर कुछ इवोल्यूशन किए, इवॉल्व हुए, ये क्या है, इवॉल्व हुए थोड़ा बहुत, ठीक है। ये जैसे ही इवॉल्व हुए तो इनका एनिमी क्या है, इनको ईट नहीं कर पाया, खा नहीं पाया, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर कुछ चेंज कर लिया। अब ये जो इंसेक्ट्स है इनके ऊपर किस कोई और दूसरा एनिमी आया, अदर, ठीक है। तो इन्होंने इनको खाया, ठीक है। अब इन्होंने इनको खा लिया, बट कुछ की पॉपुलेशन तो कुछ तो हमारे डेड हो गए एंड कुछ हमारे यहाँ पर बच गए। अब इन्होंने क्या है, अपने जेनेटिकली या फिजिकली अपने अंदर क्या है, चेंज किया, ठीक है, ये चेंज हुए, बट इनका जो एनीमी आया वो इनको खा नहीं पाया क्योंकि इन्होंने अपने अंदर चेंज कर लिया। उसके बाद फिर से कोई अदर एनीमी आया, इनको खा रहा है, फिर इन्होंने अपने अंदर इवोल्यूशन किया, ठीक। इस तरह से क्या है, ये एक तरह से रेस चलती, इंसेक्ट को इनके एनीमी ने खाया, लेकिन कुछ ने अपने आप को बचा लिया, पॉपुलेशन को अपने अंदर उन्होंने क्या कुछ चेंज किया, तो फिर बाद में थोड़ी पॉपुलेशन, फिर अदर एनीमी आया। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर एक रेस चलती है अपने आप को बचाने के लिए। जस्ट सपोज करेंटली आपका एग्जाम्पल दूं मैं कोरोना का, जैसे कि हमारे जो पहले सबसे पहले जो स्ट्रेन आया था उसके लिए क्या हमने वैक्सीन बनाई, ठीक है। फिर उस हमने जो स्ट्रेन था उसको पता लगा कि हमें मारने के लिए कुछ वैक्सीन बनाए गए, तो उसने क्या है अपने अंदर कुछ इवोल्यूशन लाए वो, ठीक है। तो जो वायरस था वो अपने अंदर कुछ इस तरह का इवोल्यूशन लाया कि वो जो वैक्सीन हमने बनाया था वो उसके लिए मतलब कि रेजिस्टेंस ही नहीं था, सेंसिटिव हो गया था, ठीक है। फिर उन्होंने अपने अंदर, फिर हमने उसको देखा, उसका एनालिसिस किया, ठीक है, जीनोम को सबको, हमने उसके अकॉर्डिंग हमने वापस से वैक्सीन बनाई, फिर उसने अपने अंदर चेंज किया, तो इस तरह से क्या है वो इवॉल्व होता गया हमारा वायरस, उसके अकॉर्डिंग क्या है हमने हमारी वैक्सीन रेडी की। तो वो था हमारा करंट एग्जाम्पल जो आपको मैंने समझाया। तो इसी तरह से होता है हमारे रेड क्वीन हाइपोथेसिस में, इसके एग्जाम्पल्स बहुत फ्रिक्वेंटली आपसे पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान होनी चाहिए क्या होती है रेड क्वीन हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये है हमारा द इवोल्यूशनरी आर्म रेस होती है बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताइए, अच्छे लगे तो और भी मैं आपके लिए लाऊं, और किस तरह के और सेशंस आपको चाहिए आप मुझे वो भी सजेशन भी बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।